प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या संरचना से संबंधित लेसन नंबर 4, विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना में हमने देखा था कौन कौन से घटक थे। इसके अंतर्गत कुल 5 घटकों की हमने बात की थी और पहले घटक पर हम चर्चा कर रहे थे जो आयु संरचना से संबंधित था, या हम कह सकते हैं आयु वर्ग से संबंधित था। पहला घटक आयु वर्ग या आयु संरचना कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास में कुल 3 थे, 65 वर्ष से अधिक, दूसरा हमने लिखा था 15 से 64 वर्ष के बीच में, तीसरा हमारे पास में वर्ग था 0 से 14 वर्ष के बाद। 3 वर्ग थे। ये 3 वर्ग इसलिए हमने प्रदर्शित किए हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमें 3 वर्ग दिए गए हैं वो इसलिए हैं कि प्रत्येक प्रदेश या किसी भी प्रदेश की बात करेंगे, उस प्रदेश के विकास के स्तर की बात करेंगे या उनकी जनसंख्या संरचना की बात करेंगे, तो हमें जब जनसंख्या का अध्ययन करना होगा तो हम इन्हीं 3 वर्गों में पूरी जनसंख्या का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये तो है नहीं कि हम 5 वर्ष के कितने बच्चे हैं उनका अध्ययन करें, फिर 6 वर्ष का अध्ययन करें, ये मुमकिन नहीं। इसमें क्या होता है, काफ़ी समय लगता है। इसलिए एज को हमने एक वर्ग में रख लिया है। तो 0 से 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे आते हैं उनको हमने एक वर्ग में रख लिया, फिर प्रौढ़ों को एक वर्ग में रख लिया और फिर वृद्ध को एक वर्ग में लिख लिया। 65 वर्ष से अधिक वृद्ध जनसंख्या प्रदर्शित होती हैं और इसकी हमने पहले बात कर ली है कि वृद्ध जनसंख्या विश्व स्तर पे देखा जाए तो लगभग 7%, 6.8% के आसपास विश्व स्तर में पाई जाती हैं। हमने देखा था सर्वाधिक यूरोप महाद्वीप में वृद्ध जनसंख्या निवास करती हैं, लगभग 14.6%। फिर हमने देखा था कि जापान के अंतर्गत, हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे, हम देश के स्तर पर बात करेंगे, तो जापान है, उस जापान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है, 18.27%। अब हम नेक्स्ट एक वर्ग और ले रहे हैं 15 से 64, या तो हम कह सकते हैं इसको वयस्क वर्ग, या हम कह सकते हैं प्रौढ़ वर्ग। दो वर्ग इसके अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। वो 2 वर्ग कौन से हैं? देखिए, 15 से 64 तक काफ़ी व्यक्ति आपको मिलेंगे और काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है उम्र में या आयु में। तो हम इसको 2 भागों में विभाजित करती हैं, 15 से 34, या हम 30 ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं, इसी के आसपास की बात करते हैं। तो जो पहला वर्ग है ये क्या प्रदर्शित होगा इससे, ये होगा युवा वर्ग, और ये क्या होगा, प्रौढ़ वर्ग। 2 वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं, युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग। किसके अंतर्गत आते हैं, 15 से 64 के बीच में। और देखिए, जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या की बात करेंगे हम, तो उसके अंतर्गत जो वयस्क वर्ग है वो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। लगभग हम बात करते हैं तो ये जो वयस्क वर्ग वाला है ये 65%, औसत रूप से देखेंगे 66%। ये जो 65% हैं
ये विकासशील देशों में पाया जाता है और 67% है ये विकसित देशों में पाया जाता है। इसका जो रेशियो है, जैसे हमने बात की 65 वर्ष से अधिक कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है विश्व में? 6.8%। वही हम बात करते हैं, इस वयस्क वर्ग की बात करते हैं 15 से 64 के बीच में, तो कुल जनसंख्या विकासशील देशों में तो 65% और विकसित देशों में 67%। लेकिन औसत रूप से देखते हैं विश्व में तो कितना मिलेगा आपको? लगभग 66% के आसपास जनसंख्या आपको वयस्क वर्ग की दिखाई देगी। वहीं हम बात करते हैं अपने भारत देश की बात करते हैं तो सर्वाधिक यही वर्ग आपको दिखाई देता है। 65.5% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के मध्य आपको दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? यहाँ वयस्क वर्ग के अंतर्गत दिखाई देगी। अब देखिए एक स्टेटमेंट भी आपको दिखाई देता है, उसमें क्या होता है? देखिए ये जो विकासशील राष्ट्र है ना, विकासशील राष्ट्र, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देंगे? युवा वर्ग दिखाई देंगे। लेकिन जो विकसित राष्ट्र है ना, वहाँ पर हमेशा याद रखना प्रौढ़ प्लस वृद्ध जनसंख्या दिखाई देगी। विकसित राष्ट्र में प्रौढ़ प्लस वृद्ध जनसंख्या और विकासशील राष्ट्रों में क्या दिखाई देगी? युवा जनसंख्या दिखाई देगी। प्रौढ़ और वृद्ध ये ज़्यादा विकसित में क्यों दिखाई देती हैं? इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? देखिए विकसित देशों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो क्या मिलती हैं? बेहतर मिलती हैं। शिक्षा का जो स्तर है वो स्तर भी कैसा मिलता है? उच्च पाया जाता है। अच्छी सोच, अच्छी समझ विकसित होने के कारण और अच्छी सुविधाएं होने के कारण वहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है, क्या है? जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा का मतलब जीने की जो उम्र होती हैं, आयु होती हैं, वही क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा। वो क्या हो जाती हैं? फिर बढ़ जाती हैं। ऐसे सुविधाओं के कारण जो जीवन प्रत्याशा है विकसित राष्ट्रों में वो बढ़ जाती है, तो वृद्ध जनसंख्या धीरे धीरे क्या करने लगेगी? ग्रोथ करने लगेगी। लेकिन विकासशील देशों में आज भी क्या है? विकसित की अपेक्षा कम सेवाएं पाई जाती हैं। चिकित्साओं का यहाँ अभाव पाया जाता है विकसित के दृष्टि से। ठीक है, अब हम बात करेंगे 0 से 14 वर्ष के बीच में। 0 से 14 वर्ष के बीच में जो आयु वर्ग हैं उसकी बात करेंगे, जो बच्चों का वर्ग है। अब देखिए इस आयु वर्ग को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर अध्ययन कर सकते हैं 0 से 14 के बीच में। एक तो ले रहे हम 0 से 4, फिर 5 से 9 और फिर 10 से 14। ये 3 वर्ग हमें इस आयु वर्ग में दिखाई देते हैं और इस आयु वर्ग को हम प्रदर्शित करते हैं एक युवा वर्ग के अकॉर्डिंग। किस में प्रदर्शित करते हैं? युवा वर्ग के अकॉर्डिंग है। बच्चों का जो वर्ग है वही प्रदर्शित हो रहा है। तो देखिए हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत कितनी जनसंख्या पाई जाती है? भारत में 29.5% जनसंख्या किसकी पाई जाती हैं? 0 से 14 के बीच में पाई जाती हैं। अब देखिए जो विकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं या अविकसित राष्ट्र हैं, उनमें ये वर्ग कैसा दिखाई देगा? विकसित राष्ट्रों में इसका प्रतिशत कैसा मिलेगा? विकसित राष्ट्रों में
कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि वहां पर निम्न जन्म दर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? निम्न जन्म दर पाई जाती हैं, जिसके कारण ये युवा वर्ग, ये जो बच्चों वाला वर्ग है 0 से 14, ये क्या मिलता है? इसका रेशो कम मिलता है। अब देखिए 0 से 14 के बीच में विकसित राष्ट्रों में कब मिल गया, लेकिन अगर हम आर्थिक दृष्टि से तीनों वर्गों का आकलन करेंगे, आर्थिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से। देखो सबसे पहले जब हमने जनसंख्या संरचना शुरू की थी तो उस समय सबसे पहले एक बात कही थी कि मानव अपने रहन सहन या जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए कोई न कोई आर्थिक गतिविधियां करता है, और वो आर्थिक गतिविधियां जनसंख्या संरचना प्लस प्राकृतिक संसाधनों दोनों का तालमेल होता है। अब आर्थिक गतिविधियां, ये जो जितने भी वर्ग हैं ये आर्थिक गतिविधियां करेंगे, इनसे आय प्राप्त होगी और आय से क्या होगा? इनका जनजीवन चलेगा। तो आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक उत्पाद कौन प्रदर्शित करता है या सबसे ज़्यादा आय का स्रोत कौन सा वर्ग प्राप्त करता है या लेकर आता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए 0 से 14 है, ये किस प्रकार की जनसंख्या है? 0 से 14 की बात करेंगे। ये किस प्रकार की जनसंख्या है? आश्रित जनसंख्या है। किस प्रकार की जनसंख्या है? आश्रित। क्यों? क्योंकि यह कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इनका पालन पोषण वयस्क या प्रौढ़ कह सकते हैं हम, या युवा वर्ग कह सकते हैं, उनको करना पड़ता है। इनके क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है वो इस 14 वर्ष तक नहीं होती, और ये ऐसा प्रावधान भी है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इससे क्या आ जाती है? मानसिक असक्षमता आ जाती है, इससे क्या आ जाता है? शारीरिक असक्षमता आ जाती है, जिससे वो नुकसान कहाँ? आगे वयस्क वर्ग में दिखाई देता है। इसलिए इनका जो पालन पोषण है वो या तो युवा वर्ग के हाथ में होगा या प्रौढ़ावस्था के हाथ में होगा। तो ये किस प्रकार की, ये जो वर्ग हैं ये दूसरों पर क्या हो गया? डिपेंड हो गया। दूसरों पर क्या हो गया? डिपेंड हो गया। इसलिए इस वर्ग को हम किस में रखेंगे? आश्रित जनसंख्या में रखेंगे। अब हम बात करते हैं 15 से 64 वर्ष के मध्य। एक होता है 65 वर्ष से अधिक। 65 वर्ष से अधिक वाली जनसंख्या भी क्या होती है? आश्रित जनसंख्या होती हैं, क्योंकि ये जो वर्ग है ये वृद्धावस्था की ओर जा रहा है या वृद्धावस्था को प्रदर्शित कर रहा है 65 वर्ष से अधिक। इससे क्या आ जाती है? शारीरिक जो क्षमता थी वो कमज़ोर हो जाती है। इसमें कार्य करने का इच्छुक होने के बावजूद भी व्यक्ति क्या है? कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें कमजोरी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है आयु के अनुसार। इसलिए 65 वर्ष से अधिक जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी हम क्या करते हैं? उनकी हम सेवा करते हैं। उनकी हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो वो क्या है? वो ये जो वर्ग हैं ये भी क्या हैं? प्रौढ़ों पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं। तो ये वर्ग भी किसके अंतर्गत आ गया? आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आ गया।
अब मध्य का रह गया है 15 से 64 के मध्य। ये जो जनसंख्या है ये किस प्रकार की जनसंख्या है? क्रियाशील जनसंख्या। किस प्रकार की जनसंख्या है? क्रियाशील जनसंख्या है। क्रियाशील कैसे हैं कि जो 15 से 64 के वर्ग के मध्य जो भी व्यक्ति आते हैं वो कोई न कोई कार्य, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो परिवहन से संबंधित हो, चाहे वो रिसर्च से संबंधित हो, कोई न कोई कार्य करता है। कोई न कोई कार्य करता है, मतलब कार्य कर रहा है वो क्या है? क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील है। और ये आर्थिक उत्पादक प्रदर्शित होता है। इससे आर्थिक उत्पादन करते हैं। कौन सा वर्ग है? 15 से 64। और ये जो आश्रित जनसंख्या वाले हैं ये क्या है? अनुत्पादक हैं। क्या है? अनुत्पादक हैं ये जनसंख्या। तो ये चीज हमें किसके द्वारा पता चला? हमें जब हमने जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग को देखा तब हमें ये सारे के सारे तथ्य प्राप्त हुए हैं। और लास्ट में हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि कोई भी असंतुलित आयु संरचना हो उसके कारण किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। असंतुलित आयु संरचना का मतलब ये है कि किसी भी देश में वृद्ध जनसंख्या अधिक है, ये बिल्कुल कम है और ये अधिक है। ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन ये अगर कम क्रियाशील होगा ये वर्ग, अगर ये वर्ग कम क्रियाशील होगा तो वो देश कैसा प्रदर्शित होगा आपको? वो देश होगा आपका अविकसित। या ये मध्यम स्तर का क्रियाशील है तो वो विकासशील में। अगर ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशील वर्ग हैं तो वो विकसित श्रेणी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आयु वर्ग की बात की है और आयु संरचना के अंतर्गत हमने विभिन्न तथ्यों के बारे में देखा है। तो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जो पहला आयु संरचना था वो हमने देखा है। अब एक दूसरा पहलू हम ले रहे हैं। दूसरे पहलू के बारे में हम देखेंगे। दूसरा पहलू है लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? जनसंख्या संरचना से इसका क्या संबंध है? क्यों हम इसका अध्ययन कर रहे हैं? देखिए, लोगों की जो क्रियाशीलता थी उस पर हमने बात की, लोगों के वर्ग की हमने बात की। अब हम ये देखेंगे कि जो वर्ग हमने देखे थे उस वर्ग में स्त्री और पुरुष, क्या उन दोनों की समानता पाई जाती है? क्या उन दोनों की असमानता पाई जाती है? कितनी असमानता है या कितनी समानता पाई जाती है? इस प्रकार का रेशियो हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। किसके अंतर्गत? लिंगानुपात। तो देखिए, लिंगानुपात क्या प्रदर्शित करता है? स्त्री और पुरुष की संख्या, सामान्य अर्थों में हम देखें तो स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इन दोनों के अनुपात को प्रदर्शित करता है। कौन करता है इन दोनों के अनुपात को प्रदर्शित? लिंगानुपात करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं दूसरा एक चीज जिसको हम सूत्र के माध्यम से देखते हैं। सूत्र, अब ये सूत्र दो प्रकार से हमें दिखाई देता। हमें प्राप्त होगा, दो सूत्र प्राप्त होंगे। पहला जो सूत्र है वो विश्व स्तर पर है
और दूसरा है जो हम भारत में आम तौर पर यूज करते हैं। विश्व के संदर्भ में हम देखेंगे तो एक अलग सूत्र प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए विश्व के संदर्भ में पुरुषों की संख्या बटा में स्त्रियों की संख्या और गुणा में कितना मिलेगा 1000। अब ये जो सूत्र हैं ये विश्व स्तर पर हैं। किस स्तर पर हैं? विश्व स्तर पर। अगर आपको साधारण रूप से पूछा जाए तो आप भारत वाला सूत्र लिखोगे, लेकिन आपको पूछा जाए विश्व संदर्भ में लिंगानुपात को प्रदर्शित कीजिए तो आपको सूत्र लिखना पड़ेगा पुरुषों की संख्या बटा में स्त्रियों की संख्या इंटू में 1000 लिखना पड़ेगा। इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या है? प्रति हजार, ये प्रति हजार है। प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। अब इस प्रकार की आपके पास में कैलकुलेशन भी होगी, हो सकता है कैलकुलेशन के माध्यम से कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है भारत के सूत्र के अनुसार कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।